हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कोलिडोन। आज के हमारे लेक्चर का बेस रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, अर्थात मेंढक के पाचन तंत्र के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मेंढक आप सब जानते हैं एक जलीय जीव है जो कि सामान्यतः फ्रेश वाटर हैबिटेट या स्वच्छ जलीय आवास में देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाने के साथ साथ मेंढक एक कार्निवोरस एनिमल है, अर्थात मांसाहारी जंतु है जिनका मुख्य भोजन छोटे छोटे कृमि, वर्म्स जिन्हें कहते हैं, इनके अलावा छोटे छोटे इंसेक्ट या कीट और साथ में कुछ केकड़े, लोबस्टर या टेडपोल इनका मुख्य भोजन होते हैं। अगर हम बात करें इनके भोज्य पदार्थों की, तो ये भी स्कोलिडोन की तरह अपने भोज्य पदार्थों को निगल कर बिना चबाए भक्षण करते हैं, अर्थात मुख गुहा में जिह्वा की सहायता से ये भोज्य पदार्थों को भीतर की तरफ निगलकर सीधा ग्रसिका से होते हुए आमाशय में पहुंचाते हैं। वहां इनका पाचन किया जाता है और शेष पाचन की प्रक्रिया इंटेस्टाइन या आंत्र रीजन में संपन्न होती है। तो आप कह सकते हैं स्कोलिडोन की तरह ये भी अपने शिकारी जंतुओं को निगलकर भोजन प्राप्त करते हैं। हम बात करते हैं मेंढक के पाचन तंत्र की, तो दो भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल और सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियां। अतः मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की, तो आहार नाल में स्कोलिडोन की तरह ही माउथ या मुख से लेकर रेक्टम या गुदा तक छिद्र उपस्थित होते हैं। अतः आप कह सकते हैं ऐसी आहार नाल जिसमें मुख से लेकर गुदा तक सभी अंग उपस्थित होते हैं, ये एक पूर्ण आहार नाल कहलाती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल इनमें वेल डेवलप्ड होती है और कंप्लीट होती है, जिसमें मुख से लेकर रेक्टम या मलाशय तक के भाग उपस्थित होते हैं। साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम मुख्यतः लीवर और पेनक्रियाज को सम्मिलित करते हैं, अर्थात यकृत जो कि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है या डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इनके अलावा पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि जो कि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। अतः इसमें अंतःस्रावी प्रकृति के साथ साथ बहिस्रावी प्रकृति भी देखने को मिलती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि इनमें मुख्य पाचक ग्रंथियां लीवर और पेनक्रियाज के रूप में होती है। इनके अलावा कुछ म्यूकस ग्लैंड्स या श्लेष्मिक ग्रंथियां, कुछ इंटेस्टाइन ग्लैंड्स, आंत्रिय ग्रंथियां और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां भी इनमें देखने को मिलती है। तो मुख्यतः लीवर और पेनक्रियाज होती है और इनके साथ साथ में कुछ श्लेष्मिक ग्रंथियां, आंत्रिय ग्रंथियां और जठरीय ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखने को मिल सकती है, जिनमें विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स या पाचक एंजाइम्स भरे होते हैं, जिनका कार्य पाचन में सहयोग करना है। हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पहले पार्ट माउथ की, तो माउथ या मुख स्नाउट के एंटीरियर रीजन से लेकर पोस्टीरियर रीजन अर्थात प्रोथ के अग्रस्त सिरे से लेकर इसके पश्च सिरे तक फैला हुआ रहता है, जो कि जबड़ों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। मेंढक में अपर जो और लोअर जो दोनों देखने को मिलते हैं, अर्थात ऊपरी जबड़ा एवं निचला जबड़ा स्थित होते हैं, जिनकी सहायता से ये मुख की सीमा या बाउंड्री बनाने का कार्य करते हैं।
ऊपरी जबड़े की बात करें तो ऊपरी जबड़े में इसके दंत विन्यास देखने को मिलता है या डेंटल ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। दांतों की बात करें तो मेंढक में दो विशेष प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं जिन्हें हम मैक्सिलरी टीथ अर्थात जंबिका दंत और वोमेराइन टीथ कहते हैं। मेंढक में जो मैक्सिलरी टीथ होते हैं ये ऊपरी जबड़े में एक लॉन्ग कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं और इनके नीचे वोमेराइन टीथ ग्रुप्स में उपस्थित होते हैं। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि मेंढक में दो विशेष प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। पहले ट्रू टीथ जो एक पंक्ति या रो के रूप में उपस्थित होते हैं जिन्हें मैक्सिलरी टीथ या जंबिका दंत कहते हैं। दूसरे वोमेराइन टीथ जो वोमेराइन अस्थि से जुड़े हुए रहते हैं। मैक्सिलरी टीथ वास्तविक प्रकार के दंत है जो कि डर्मल डेरिवेटिव होते हैं, लेकिन यहां इन टीथ में डेंटिन प्रोटीन उपस्थित होती है जिनकी सहायता से इन टीथ को हम दो स्पष्ट भागों में, एक आधारी भाग व दूसरा शिखर भाग देखने को मिलता है। मैक्सिलरी टीथ की बात करें तो ये स्कोलेडोन फिश या स्कोलेडोन मछली की तरह बहुबारदंती या पॉलीफायोडेंट प्रकार के होते हैं। साथ ही ये एक्रोडोंट या अग्रदंती प्रकार के भी होते हैं। तो इन टीथ की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे ये पॉलीफायोडेंट होते हैं अर्थात बहुबारदंती होते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि एक बार दांत के घिसने पर नए दांत वापस उत्पन्न होते हैं, अर्थात पुराने दांतों की जगह नए दांत या टीथ डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम बहुबारदंती कहते हैं। जैसे हम मानव की बात करें तो मानव में द्विबारदंती ओरिएंटेशन देखने को मिलता है, अर्थात मानव में दो बार दांत आते हैं। फर्स्ट टीथ जिसे टेम्परेरी टीथ या अस्थायी दांत कहते हैं, जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, और सेकंड टीथ जो कि ओरिजिनल टीथ या वास्तविक टीथ कहलाते हैं। अर्थात ऐसे ही मेंढक में बार बार दांत रिप्लेस होते रहते हैं, अतः इनमें बहुबारदंती विन्यास देखने को मिलता है जिसे पॉलीफायोडेंट कहते हैं। इनके अलावा स्कोलेडोन मछली की तरह ही इनके दांत एक समान होते हैं जिन्हें होमोडोंट या समदंती कहते हैं। इनके अलावा ये दांत आगे की तरफ निकले हुए रहते हैं, इसलिए इन्हें एक्रोडोंट या अग्रदंती प्रकार के दांत भी कहते हैं। तो बहुबारदंती, समदंती और अग्रदंती प्रकार के टीथ ओरिएंटेशन को इनमें देखा जाता है, और ये तीनों ही प्रकार के दांतों का जो विन्यास होता है ये मैक्सिलरी टीथ या जंबिका दांतों में देखने को मिलता है। जंबिका दांत एक रो या पंक्ति के रूप में अपर जॉ में स्थित होते हैं, अर्थात ऊपरी जबड़े में ही केवल दांत देखने को मिलते हैं, निचले जबड़े में दांत नहीं पाए जाते हैं। इनके नीचे वोमेराइन टीथ ग्रुप्स या समूह में उपस्थित होते हैं। इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, ये एक तरह से अवशेषी संरचनाओं के रूप में मेंढक में पाए जाते हैं जो कि वोमेराइन अस्थि से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम इसके सेकंड पार्ट माउथ कैविटी, जिसे बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा मुख के पीछे की तरफ वाला भाग मुख गुहा कहलाता है। इसे बक्कोफेरिंजियल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मुख गुहा और ग्रसनी सामान्यतः मेंढक में बहुत नजदीक स्थित होती है, अतः आप बक्कल कैविटी और फेरिंग्स में
डिफ्रेंशिएट या विभेदन नहीं कर सकते हैं, अतः इन्हें सम्मिलित रूप से बक्कोफेरिंजियल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात बक्कल कैविटी और फेरिंग्स दोनों आपस में अटैच रहती है या जुड़ी हुई रहती है, इसलिए इन्हें बक्कोफेरिंजियल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। बक्कल कैविटी की बात करें तो बक्कल कैविटी भोजन को निगलने में सहायक होती है। या मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा का जो आंतरिक स्तर होता है वो श्लेष्मिक उपकला स्तंभी कोशिकाओं का बना होता है, जिनके कारण मुख गुहा में श्लेष्मा का स्रावण या सिक्रीशन होता रहता है, जो कि भोजन को लसलसा व चिकनाई प्रदान करता है। साथ ही मुख गुहा की जो छत होती है, इस मुख गुहा की जैसे मान लो ये अपर जो है, तो यहाँ पे एक जिह्वा उपस्थित होती है। ये जिह्वा लसलसी प्रकार की होती है और श्लेष्मिक प्रकृति की होती है, जिनके कारण ये भोजन को या शिकारी जंतुओं को पकड़ने में आसानी रखती है। अतः आप कह सकते हैं कि बक्कल कैविटी या मुख गुहा की जो फर्श होती है, जो बॉटम होता है, उनमें एक चौड़ी जिह्वा या टंग देखने को मिलती है, जो कि भोजन के पकड़ने में प्रमुख योगदान देती है। लसलसी प्रकृति के होने के कारण शिकारी जंतु आसानी से इस जिह्वा पर चिपकते हैं और ये जिह्वा झटके की सहायता से इन्हें मुख गुहा के भीतर ले लेती है। अर्थात जो मेंढक की जिह्वा होती है, ये विशेष प्रकार की श्लेष्मिक ग्रंथियों से आश्रित रहती है, जिनके कारण ये लसलसी प्रकृति की होती है या चिकनाई युक्त होती है एवं शिकारी जंतुओं को ये आसानी से चिपकाकर मुख गुहा के भीतर झटके से भीतर की तरफ ले लेती है। तो अगर हम पार्श्व या पश्च भाग की तरफ देखें तो जिह्वा द्विशाखित होती है, अर्थात बाइफिड प्रकार की टंग इसमें देखने को मिलती है। द्विशाखित का मतलब है ये दो शाखाओं में बटी हुई रहती है। अगर हम फर्स्ट एंड की तरफ देखें तो ये कुछ इस प्रकार दो भागों में बटी हुई रहती है, अर्थात द्विशाखित होती है एवं लसलसी प्रकृति के होने के कारण ये शिकारी जंतुओं को आसानी से चिपकाकर मुख गुहा के भीतर लाने का कार्य करती है। नेक्स्ट बात करें हम फेरिंग्स की या ग्रसनी की। ग्रसनी मुख गुहा के बिल्कुल नजदीकी तौर पर चिपकी हुई रहती है। मुख गुहा पीछे की ओर बिना किसी सीमा के ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी में कोई विशेष प्रकार की पाचन की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है। ग्रसनी में दोनों जबड़े के उभार या रंध्र स्थित होते हैं। इनके अलावा दोनों जबड़े के सीमा पर यूस्टेकियन पोर या यूस्टेकियन छिद्र देखने को मिलते हैं, जो कि मध्य कर्ण से जुड़े हुए रहते हैं। इनके अलावा इन जबड़ों के मार्जिनल एंड या अंतस्थ सिरों पर वोकल कॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें स्वर रज्जु कहा जाता है, जिनकी सहायता से ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अतः आप यूं कह सकते हैं कि ग्रसनी का पाचन की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है। इनके अलावा ग्रसनी के जो आधारी भाग होता है, इस आधारी भाग में एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे ग्लोटिस या ढापन कहते हैं, ये देखने को मिलती है। ग्लोटिस पर एक छोटे से छिद्र के रूप में ग्लेट उपस्थित होता है, जिनकी सहायता से ये फेरिंग्स ईसोफेगस या ग्रास नाल में खुलती है। हम बात करें नेक्स्ट पार्ट ईसोफेगस या ग्रास नाल की। ग्रास नाल की बात करें तो गर्सिका में विभिन्न प्रकार की श्लेष्मिक ग्रंथियां देखने को मिलती है या म्यूकस ग्लैंड देखने को मिलती है, जिनकी सहायता से लगातार श्लेष्मा का स्रावण इसमें होता रहता है और श्लेष्मिक स्रावण होने के कारण ही भोजन को लसलसा और चिकनाई प्रदान की जाती है, जिनके कारण भोजन ग्रास नाल से
आमाशय में आसानी से पहुंच सके। नाल की बात करें तो ये एक छोटी, चौड़ी और अत्यधिक फैलने वाली पतली नलिका होती है जो आगे चलकर आमाशय में खुलती है। ग्रास नाल का प्रमुख कार्य श्लेष्मिक ग्रंथियों की सहायता से श्लेष्मा का स्रावण करना है, जिससे भोजन को लसलसा व चिकनाई प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट है स्टोमक। स्टोमक फ्रो की एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का सबसे बड़ा पार्ट या भाग होता है, जो कि एक लंबे नलिका या थैलेनुमा संरचना के रूप में स्थित होता है। मेंढक के आहार नाल की या एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो यहाँ मैंने एक डायग्राम मेंशन किया है। इसमें आपको मेंढक की आहार नाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को समझने में आसानी रहेगी। जैसे ये वाला जो पार्ट है ये ईसोफेगस है, ये वाला जो भाग है ये ग्लोटिस है, और इस ग्लोटिस की जो ओपनिंग होती है वो एक छोटे से छिद्र, ये जो पिंक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे ग्लेट कहते हैं। तो ये ग्लोटिस है और ये ग्लेट है, जिनकी सहायता से ये फेरिंग्स से भोजन को ईसोफेगस में लाने का कार्य करता है। अर्थात फेरिंग सीजन से जब भोजन ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस एक पतली लंबी नलिका है जो श्लेष्मिक ग्रंथियों युक्त होती है, जिनके द्वारा श्लेष्मा का स्रावण करके भोजन को लसलसा व चिकनाई प्रदान की जाती है। यहाँ से भोजन स्टोमक में प्रवेश करता है। ये वाला जो लंबा नलिका या थैलेनुमा जो भाग दिखाई दे रहा है ये इसका स्टोमक है या आमाशय है। आमाशय का अग्र सिरा कार्डियक स्टोमक के रूप में होता है, जिसे आगमी आमाशय के रूप में जाना जाता है, जबकि इसका पोस्टीरियर पार्ट पाइलोरिक स्टोमक या निर्गमी आमाशय के रूप में होता है। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि आमाशय दो भागों में डिवाइड रहता है। इसका एंटीरियर या अग्र भाग कार्डियक स्टोमक कहलाता है, जिसे निर्गमी आमाशय कहते हैं, और पश्च भाग पाइलोरिक स्टोमक कहलाता है, जिसे हम निर्गमी आमाशय कहते हैं। इनके अलावा इस आमाशय के लेटरल साइड की तरफ एक विशेष प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड उपस्थित होती है, जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं। ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये पेनक्रियाज है, ठीक है। पेनक्रियाज जो मुख्य डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है और लीवर के साथ साथ ये भी डाइजेशन में हेल्प करती है। हम लीवर की बात करें तो लीवर ईसोफेगस के नीचे की तरफ लीवर उपस्थित होता है। ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है एक चौड़े आयताकार शेप में, ये इसका लीवर है। और मेंढक के लीवर की बात करें तो ये 3 पालियों में डिवाइड रहता है। ये देखो, ये एक पाली, ये दूसरी पाली और ये तीसरी पाली। अर्थात आप कह सकते हैं राइट लीवर लोब, लेफ्ट लीवर लोब और मीडियन लीवर लोब में ये लीवर बटा हुआ रहता है। लीवर में एक विशेष प्रकार की डक्ट देखने को मिलती है, जिसे हिपेटिक डक्ट कहते हैं। इस हिपेटिक डक्ट की सहायता से ही लीवर में सिंथेसिस होने वाला बाइल जूस पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करता है, और ये हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट इंटेस्टाइन के अग्रभाग ड्यूडेनम में जाकर खुलती है। अर्थात जो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है ये हिपेटिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों से मिलकर बनी हुई होती है, और ये यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम या ग्रेनी वाला भाग होता है जहां यहां आकर ये खुलती है और अग्नाशय रस और पित्त रस का स्रावण यहां करती है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है ये लीवर है, इसमें ये हेपेटिक डक्ट है। और लीवर की हम बात करें तो जो इसकी राइट लोब होती है, इस राइट लोब में एक विशेष संरचना हमें देखने को मिलती है। ये वाली जो संरचना है ये इसकी गोल ब्लैडर है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय की हम बात करें तो पित्ताशय गहरे हरे रंग की संरचना है, जिसमें पित्त रस का संग्रहण होता है। अर्थात लीवर के द्वारा जो बाइल जूस
स्रावित किया जाता है या सिक्रीट किया जाता है उसका संग्रहण गोल ब्लैडर में होता है और गोल ब्लैडर से नियंत्रित तरीके से हिपेटिक डक्ट की सहायता से ये इंटेस्टाइन रीजन में पहुंचाया जाता है। तो गोल ब्लैडर या पित्ताशय एक हरे रंग की संरचना है जो कि पित्त रस का संग्रहण करने का कार्य करती है। अर्थात लीवर में बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होता है, लेकिन गोल ब्लैडर उसे संग्रहित रखने का कार्य करता है, अर्थात स्टोर रखने का कार्य करता है और यहां से हिपेटिक डक्ट की सहायता से ये इंटेस्टाइन रीजन में पहुंचता है। हिपेटिक डक्ट की बात करें तो ये हिपेटिक डक्ट है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो कि पेनक्रियाज की होती है, ये अग्राशय आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे पेनक्रियाज कहते हैं। इस पेनक्रियाज में एक विशेष प्रकार की वाहिनी होती है, ये वाली ये दिखाई दे रही होगी आपको जो ब्रांच होती है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट कहलाती है। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट जब हिपेटिक डक्ट के साथ मिल जाती है तो एक सम्मिलित वाहिका या कंबाइंड वाहिका बनाती है जिसे हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट यहां आकर ड्यूडेनम पार्ट में खुलती है जो कि पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन के जस्ट आगे का भाग होता है। पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन की बात करें तो ये एक संकीर्णन है जो कि आमाशय से भोजन को आंत्र में जाने से रोकता है, अर्थात आमाशय में भोजन के पाचन होने के पश्चात भोजन काइम के रूप में जो कि अर्धपचित होता है या लसलसा होता है, ये यहां से काइम के रूप में इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। इंटेस्टाइन में प्रवेश करने के लिए यहां एक मध्य कपाट देखने को मिलता है जिसे पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन या पाइलोरिक संकीर्णन के नाम से जाना जाता है। ये पाइलोरिक संकीर्णन आमाशय से आंत्र में भोजन के जाने को रोकने का कार्य करता है, अर्थात नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये यू शेप्ड होता है, ये यू शेप्ड भाग इसका इंटेस्टाइन रीजन है। इंटेस्टाइन की बात करें तो स्टोमक के बाद वाला भाग इसका आंत्र रीजन या इंटेस्टाइन वाला भाग कहलाता है। इंटेस्टाइन को आप स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं जिनमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन देखने को मिलती है, जिसे हम शुद्रांत्र और वृहदांत्र कहते हैं। अर्थात मेंढक की आंत्र दो भागों में बटी होती है। प्रारंभिक भाग शुद्रांत्र कहलाता है जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और इसका पश्च भाग लार्ज इंटेस्टाइन या वृहदांत्र कहलाता है। हम इनकी लेंथ की बात करें तो मेंढक की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये लगभग 30 सेंटीमीटर लंबाई की होती है। 30 सेंटीमीटर में से जो इसका अग्र भाग होता है, ये वाला जो यू शेप्ड भाग होता है, ये इसका ड्यूडेनम है या ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी भाग की जो लंबाई होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है और बचा हुआ जो ये वाला पूरा भाग है, ये वाला भाग इसका इलियम भाग कहलाता है। हम बात करें ह्यूमन की इंटेस्टाइन की तो ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 3 स्पष्ट भागों में बटी रहती है जिसे ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम कहते हैं। लेकिन फ्रॉग में स्मॉल इंटेस्टाइन केवल 2 भागों में बटी हुई रहती है। इसका अग्र भाग ड्यूडेनम या ग्रहणी भाग कहलाता है जो कि पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन के तुरंत बाद वाला भाग है। यहां पर हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आकर खुलती है जहां पित्त रस और अग्नाशय रस आकर इसके ग्रहणी भाग में मिलते हैं। तो ये वाला भाग इसका ड्यूडेनम भाग है और बचा हुआ भाग इसका इलियम भाग है। तो ड्यूडेनम और इलियम 2 स्पष्ट भागों में स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड रहती है। ड्यूडेनम 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई की होती है जबकि इलियम लगभग 24 से 25 सेंटीमीटर लंबाई की होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन या शुद्रांत्र होती है ये लगभग 30 सेंटीमीटर लंबाई की होती है। हम बात करें इसके आंत्र के दूसरे भाग की जिसे वृहदांत्र कहते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम के रूप में होती है जिसे मलाशय कहते हैं। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा होगा ये रेक्टम कहलाता है और ये रेक्टम ही लार्ज इंटेस्टाइन के रूप में इनमें पाया जाता है। रेक्टम एक विशेष प्रकार की
संरचना में खुलता है जिसे क्लोएका या अवस्कर कहते हैं। अवस्कर अवस्कर छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, अर्थात इसका जो एलिमेंट्री कैनाल का जो एंड पार्ट होता है वो क्लोका होता है या अवस्कर होता है, और अवस्कर अवस्कर छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी इंटेस्टाइन जो होती है ये विशेष प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ल्यूमन होती है इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे स्प्लीन या प्लीहा कहते हैं, जो कि मृत आरबीसी को नष्ट करने का कार्य करती है, ये इनमें उपस्थित होती है। तो ये वाला जो भाग है ये इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग है, जिसे हम सामान्यतः इलियम कहते हैं, जो कि कंस्ट्रिक्ट रहता है, संकीर्णित रहता है, और आप कह सकते हैं कि ये फोल्डेड भी रहता है। आमाशय से जो अपचित भोजन के पार्टिकल्स आते हैं उनका पूर्ण पाचन इंटेस्टाइन में होता है, और इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पित्त रस और अग्नाशय रस के द्वारा उनका पूर्णतः पाचन किया जाता है। अग्नाशय रस और पित्त रस भोजन को क्षारीयता या एल्कलाइन नेचर प्रदान करते हैं, जिनके कारण इंटेस्टाइन रीजन की जो इनर एपिथेलियम होती है ये भी प्रोटेक्ट रहती है, और जो भोजन स्टोमक में अम्लीय रूप में होता है ये भी क्षारीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टोमक में HCl और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है, जिनके कारण भोजन अम्लीय माध्यम में होता है, लेकिन इंटेस्टाइन रीजन में आने के पश्चात भोजन में पित्त रस और अग्नाशय रस आकर मिलते हैं, जिनकी सहायता से भोजन क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, और स्टोमक से जो अपचित पदार्थ है उनका पूर्ण पाचन यहाँ ग्रहणी रीजन में होता है। तो आप कह सकते हैं कि पाचन की जो प्रक्रिया होती है ये स्टोमक और इंटेस्टाइन रीजन में संपन्न होती है, अर्थात इसके दो ऐसे भाग है एलिमेंट्री कैनाल के जिनमें पाचन लगभग पूर्ण होता है। पाचन के उपरांत इंटेस्टाइन रीजन में ही एब्जॉर्प्शन या अवशोषण की प्रक्रिया देखने को मिलती है, अर्थात भोजन को अवशोषित करने का कार्य आंत्र या इंटेस्टाइन भाग के द्वारा किया जाता है। इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन या ग्रहणी और इलियम जो दो भाग होते हैं शुद्रांत्र के, इनमें भोजन को अवशोषित किया जाता है। भोजन के अवशोषण के लिए इनमें किसी प्रकार के कोई स्क्रोल वाल्व या सर्पिल कपाट देखने को नहीं मिलते हैं, और ना ही विलाई या माइक्रोविलाई के रूप में संरचनाएं उपस्थित होती है। यहाँ सामान्य एपिथेलियम या उपकला कोशिकाएं का स्तर होता है, जिनकी सहायता से भोजन को अवशोषित किया जाता है, और जो अपचित भोजन रहता है वो अपचित भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम के रूप में होता है, रेक्टम में पहुंचा दिया जाता है, जो कि कुछ समय पश्चात क्लोका या अवस्कर से होता हुआ अवस्कर छिद्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि इनमें दो मुख्य पाचक ग्रंथियां देखने को मिलती है। एक लीवर होती है जो ईसोफेगस के पीछे की तरफ स्थित होती है, जो कि त्रिपाली युक्त संरचना है, अर्थात ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर है, और 3 स्पष्ट पालियों में ये बटी हुई रहती है। ये इसकी दाई पाली है और ये बाई पाली होती है, और इन दोनों के बीच में एक चौड़ी और मोटी मीडियन लोब देखी जाती है। इसकी दाई पाली में एक विशेष संरचना जिसे गोल ब्लैडर कहते हैं हरे रंग की संरचना होती है, जिसमें पित्त रस का संग्रहण किया जाता है। ये हिपेटिक डक्ट की सहायता से पित्त रस को अग्नाशय वाहिनी से मिलकर हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाने का कार्य करती है, और हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग में जाकर खुलती है, जहां भोजन के पाचन में ये सहायक होते हैं। सेकंड, पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में उपस्थित होती है, जो कि मिक्स्ड ग्लैंड है, अर्थात अंतःस्रावी और बहिस्रावी प्रकृति के होने के कारण इसे मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है।
पेनक्रियाज लीवर के बिल्कुल नीचे की तरफ जो स्टोमक भाग होता है इसके लेटरल साइड में स्थित होती है और ये पेनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करती है जो पेनक्रियाटिक डक्ट की सहायता से ड्यूडेनम या ग्रहणी में खुलता है और भोजन के पाचन में सहायक होती है। अब बात करते हैं हम मेंढक में पाचन की कार्यकी के बारे में। मेंढक में पाचन की कार्यकी या फिजियोलॉजी की बात करें तो मेंढक एक मांसाहारी प्रकृति का जीव है जो कि भोजन को निकलकर भक्षण करता है, अर्थात भोजन को मुख गुहा में जिह्वा की सहायता से भोजन को भीतर लिया जाता है और इसमें जिह्वा झटके के रूप में शिकारी जंतुओं को चिपकाकर मुख गुहा के भीतर लेती है, जहां से भोजन ग्रसिका और ग्रासनाल से होता हुआ श्लेष्मिक ग्रंथियों की सहायता से लसलसा और चिकनाई युक्त होता है और आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन का पाचन HCl और पेप्सिनोजन एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जहां भोजन को अम्लीय माध्यम में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इस अम्लीय माध्यम में भोज्य पदार्थों में अगर किसी प्रकार के कोई पैथोजन या माइक्रोब्स उपस्थित होते हैं तो उनको भी नष्ट किया जाता है HCl की उपस्थिति में और भोजन को अर्धपचित या सेमी डाइजेस्टेड कंडीशंस में कायम या लसलसा बना दिया जाता है और ये कायम या अर्धपचित भोजन जो कि लसलसी प्रकृति का होता है ये यहाँ से ग्रहणी में पहुंचता है जो कि छोटे आंत्र का मुख्य भाग है। इस ग्रहणी या ड्यूडेनम में पित्त रस और अग्नाशय रस की उपस्थिति में इनका पूर्णतः पाचन किया जाता है और साथ में पचित भोजन का ग्रहणी में अवशोषित भी किया जाता है। तो डाइजेस्ट जो फूड होता है उसे इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में अधिकांशतया अवशोषित कर लिया जाता है और बचे हुए भाग को कुछ भाग इलियम भाग जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट होता है इसमें भी अवशोषित कर लिया जाता है और बचे हुए भाग को लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम में धकेल दिया जाता है, जहां से ये क्लोका के थ्रू होता हुआ क्लोकल अपर्चर से बाहर निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था मेंढक के पाचन तंत्र का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो या लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो या लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।